हे, आई एम हितेश एंड तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक नया टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक है जो पुरानी वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल पर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है एजुकेशन। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी को ठीक से आ रही होगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस प्यारी सी वीडियो की। शुरुआत करते हैं, कुछ क्रिएटिव ढूंढते हैं। एजुकेशन जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, इसकी बारीकी में जाते हैं। इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म भी करेंगे हम। मैंने बहुत से सोर्सेज लिए हैं जिनकी मैं थॉट के ऊपर बात करूंगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में तीन चार जो हमारे देश के एंसेंट जो फिलोसफर थे, तो जो बुद्धिमान लोग थे, उनकी फिलोसफीज पे काम किया था। इस बार मैं उनकी फिलोसफीज पे काम नहीं करूंगा, मतलब कुछ लोगों की नहीं, बल्कि एंसेंट इंडिया जो था हमारा, पहले जब गुरुकुल सिस्टम था, तब हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता था, उनका पर्पस क्या था, उनके हिसाब से मतलब क्या था एजुकेशन का, और वो आज भी वैलिड है या नहीं है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो इसी के साथ इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन, एजुकेशन जिसका हिंदी में मतलब होता है विद्या। तो विद्या से आप क्या समझते हैं, एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। जब इस एजुकेशन के मतलब को समझने से पहले हमको एक व्यक्ति के जीवन को देखना पड़ेगा। असल में एजुकेशन को आम तौर पर कह देते हैं कि एक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, कि हम जब इस दुनिया में आते हैं, हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन होती है अवेलेबल इन्फिनाइट लेवल पर, जो भी हम देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी हम अपने सेंसेस से परसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जब हमें मिलती है तो हम उसे एज अ नॉलेज कहते हैं, और उस नॉलेज को हम सीखते हैं, जिस होने वाली प्रक्रिया को एजुकेशन कहते हैं। अब एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है, ये आमतौर पर हम समझते हैं, लेकिन इसका एज अ रियल जो डीप मीनिंग है वो क्या है। क्या ये सही है कि लोग कहते हैं कि सिर्फ नॉलेज ही लेते जाओ और आगे आपको कुछ करना नहीं है। एक्चुअल में वो कहते हैं कि आपको कुछ इस तरीके की नॉलेज लेनी है, आपको कुछ इस तरीके का काम करना है जो इस दुनिया के लिए भी वैल्यूएबल हो, जो आपके काम आ सके, है ना। वो राइट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो आपके पर्पस या आपके एक क्रिटिकल गोल को वैल्यू करे, मतलब आपकी कुछ ऐसी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिले जिसकी आपको ज़रूरत हो जानने की। उस इंफॉर्मेशन की तभी तो एक वैल्यू होगी ना, जब उसका कुछ काम आ सके किसी के द्वारा। हम बात कर रहे थे भारत के अंदर एंशियंट जो हमारे एजुकेशन सिस्टम था वो कैसे काम करता था। जो हमारे पुराने भारतीय परंपरा है पढ़ाने की, उसका पर्पस क्या था, उनका मकसद क्या था। जैसे एक बच्चा आता है जब दुनिया में, वो बच्चा अपने आसपास जो चीज़ें देखता है उनसे सीखता है, ठीक है। अब हम जब आते हैं दुनिया में, जो सीखते हैं, तो वो हम डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या सीखना है। आप डिसाइड नहीं करते कि आपको क्या सीखना है। वो माहौल जो होता है वो ऑटोमेटिकली बाय लक, जिसको हम किस्मत कहते हैं, वो किस्मत के हिसाब से हमें मिलता है। उसमें जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है और जितनी भी हमें बातें बताई जाती है, हम देखते हैं चीज़ों को, एनवायरनमेंट देखते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम ओपन माइंडेड एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, और कहीं ऐसा होता है कि हमारे ऐसे बिलीव्स बन जाते हैं कि हमारी जो सोच होती है वो छोटी बन जाती है। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे जो एक्चुअल में मतलब होता है एजुकेशन का, वो यही होता है कि आप अपने दिमाग की वृद्धि को बढ़ा पाए। अब इसको ध्यान से समझे, दिमाग की वृद्धि को बढ़ाने का क्या मतलब है। अब इसको जो हमारे वैदिक उपनिषद से कैसे एजुकेशन को बढ़ा रही है, मैं उसकी बात आपके साथ करना चाहता हूँ। ठीक है, हमने ये देख लिया कि जो हमारा एजुकेशन है उसका मतलब हमें नहीं पता, लेकिन अभी हमने ये देखा है कि एक बच्चे की अपब्रिंगिंग हुई है, वो अपने आसपास आया है। तो अब उसमें वैदिक जो हमारी गुरुकुल थे वो क्या करते थे, वो क्या ऐसा एजुकेशन सिस्टम अपनाते थे जिससे कि उस बच्चे को अच्छे लेवल पर लेकर लेकर आ सके, ठीक है। वो अच्छा लेवल क्या है वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई देखो कि जब वो बच्चा बड़ा हुआ, उसने अपने आसपास देखा,
तो उसको वो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है, इंटेलेक्चुअल लेवल मतलब उसकी बुद्धिमत्ता, उसमें कितनी समझदारी है, वो चीज़ों को समझ सकता है, जो उसके आसपास चीज़ें घटित हो रही है उनको कितनी तेज़ी से समझ सकता है। वो सबसे पहले फोकस करते थे एक बच्चे की बुद्धि पर। किस तरीके से? एज अ फोकस, भाई अब हम ऐसे कहने लग जाए कि आप किस तरीके से किसी की भी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, आप किस तरीके से किसी को भी इंटेलिजेंट बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हो आप। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उसको लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स और कुछ लाइफ की बेसिक स्किल्स के अंदर उसकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया, उसको पढ़ाया नॉर्मल जो है जैसे हम एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं वही। और उसमें होता क्या है कि हम अपने जीवन जो है, अपने जीवन को जी पाते हैं, ठीक है, अपने जीवन में आने वाली जो ज़रूरतें होती है उनको पूरा कर पाते हैं। वो होती है हमारी एकेडमिक नॉलेज। एकेडमिक नॉलेज सच में हमारे काम आती है। किस तरीके से काम आती है? सबसे पहले हम लैंग्वेज सीखते हैं। लैंग्वेज सीखने से हमारे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है जिसके अंदर हम लैंग्वेज सीख करके चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स से क्या होता है, मैथमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं उससे हमारा दिमाग जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक खास ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं हम एक नेक्स्ट लेवल अपने ब्रेन को ट्रेन करते रहते हैं। उसकी जो पावर होती है ना, कहते हैं ना हमारे दिमाग के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है अगर हम उसका सही से इस्तेमाल करें। तो सही से इस्तेमाल करने को ही कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके सामने कोई प्रॉब्लम है और उसको आप जब सोल्व करते हो तो वही उसकी वृद्धि होने लगती है, आपके ब्रेन की इंटेलेक्चुअल की प्रोग्रेस होने लगती है। इसके साथ वो मोरल और एथिकल डेवलपमेंट करते हैं। होता क्या है ये, इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। जैसे बहुत से अब अब जैसे हमको सिखाते हैं कि देखो आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, आपको किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा लोगों के काम आना चाहिए। ये जो चीज़ें होती है ये हमारे बिलीफ सिस्टम के द्वारा, हमारी अपब्रिंगिंग के द्वारा, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के द्वारा हमारे पास आती है। जो भी हम वैल्यूज़ सीखते हैं, जो भी हमारे अंदर एथिक्स होते हैं वो सब आती है। लेकिन ये इस तरीके से काम नहीं करता है जिस तरीके से लोग हमें बताते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारी जब एक अच्छी इंटेलेक्चुअल स्थिति है सी, जब हम मोरल और एथिक्स की बात करते हैं तो वो डेवलप कहाँ से होते हैं? उनकी जो प्रोग्रेस होती है, हमने एकेडमिक अपनी नॉलेज ले ली, लेकिन उसके बाद एक कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। उसका क्या मतलब होता है, हम उसके मतलब को अभी हम समझते हैं। जीवन में सही क्या है और गलत क्या है ये समझना। जैसे आपने सुना होगा कि आ, रावण के पास नॉलेज तो बहुत थी, ज्ञान बहुत था, लेकिन उसके पास जो था एथिक्स नहीं थी। उसके पास, उसको नहीं पता था कि सही क्या है और गलत क्या है। तो गुरुकुल सिस्टम में सबसे आज के सिस्टम में भी होता क्या है कि बाहर लोगों को ज्ञान तो पूरा पूरा दे दिया जाता है जिसमें स्किल्स ऐड हो जाती है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है उसका ब्रेन जो होता है वो नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। लेकिन जो मोरल और एथिक्स होते हैं, एथिक्स और मोरल को सिंपल भाषा में कहे कि क्या सही है और क्या गलत है, ये जो इसका जो डेवलपमेंट होता है, इसकी जो प्रोग्रेस होती है वो नहीं हो पाती है आज के उस समय में इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए इसकी भी एजुकेशन होती थी। किस तरीके से एजुकेशन करते थे इस चीज़ की, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने आपने कुछ स्क्रिप्चर सुने होंगे, उपन्यास सुने होंगे, मतलब उपन्यास है, स्क्रिप्चर्स हैं, रामायण और महाभारत। भारत के दो सबसे फेमस स्क्रिप्चर्स हैं महाभारत और रामायण। इनके अंदर होता क्या है कि हमें स्टोरी के थ्रू सही क्या है और गलत क्या है समय समय पर बताया जाता है। हम उनसे सीखते हैं, हम लाइव उस स्टोरी के अंदर खुद को रख कर के देखते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि हम जो है अपना इंटेलेक्चुअल लगा रहे हैं एक्चुअल में, हम वहाँ अंडरस्टैंड करते हैं सामने वाले की फीलिंग को। जब हम देखते हैं कि सीता को रावण किस तरीके से उठा करके ले गया और राम फिर उसको बचाने जा रहा है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया, क्या ये सही था रावण का इस तरीके से ले जाना। आज भी लोगों की बहस होती है कि रावण ने तो ठीक ही किया, तो उसकी बहन का अपमान किया, लेकिन उसको इसलिए वो सीता का अपहरण कर लिया उसने। लेकिन ऐसी बातें वो करते हैं जिनको
एथिक्स और मोरल के अंदर अच्छी लेवल पर प्रोग्रेस नहीं हो पाती। उनको नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन उनके राइट और रॉन्ग के जो बिलीव्स हैं उन्होंने किसी की भी बात पर अंधविश्वास करके बना लिया है। हम सिंपल सा ऐसे कह सकते हैं, जब हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है। देखो, एथिक्स और मोरल को समझने के लिए हमें प्रैक्टिकल थिंकिंग की जो है डेवलपमेंट करनी होती है। ठीक है, मैं एक और नया वर्ड लिया है। प्रैक्टिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। सिंपल, आप प्रैक्टिकल थिंकिंग से ये समझते हैं कि आप किसी भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं जो बस किसी ने कह दी है और आप उसको मान रहे हैं। नहीं, आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, अपने आसपास की सभी चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं। और हमेशा एक चीज़ और आती है निकल के, कि जब भी हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं उसके लिए एक रूट होनी चाहिए। सही या गलत की पहचान करने के लिए एक विश्वास होना चाहिए जो होता है एक्चुअल में, पर वो अनजान होता है। किस तरीके से, अब एक नई शुरुआत होने वाली है जहाँ वो होता है सत्य को देखना। जब हम बिलीव्स की बात करते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस व्यक्ति ने ये कहा है इसलिए मैं इसकी बात को मानूंगा। मैंने अभी जो बताया कि इतना बड़ा व्यक्ति है इसकी बात को मैं मानूंगा। सत्य क्या है ये किसी को दूर दूर तक नहीं पता है। तो जब हम बात करते हैं कि हमारा गुरुकुल सिस्टम किस तरीके से डिफाइन करवाता है हमसे कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ हमने रामायण की बात अभी की थी, महाभारत की भी बात की थी। वो ऐसी स्टोरीज है जिसमें हमारे अंदर कंपैशन और ऑनेस्टी जो है वो उसका क्रिएशन होता है। हमको पता लगता है, हमें नए नए सोर्सेज मिलते हैं, वो इस तरीके के भी इंसान थे जिन्होंने इस तरीके का काम किया। और हमें रामायण से रामायण सुन करके ये पता लगता है कि हमें किस तरीके का इंसान बनना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। महाभारत से किस तरीके का नहीं करना चाहिए ये सीखने को मिलता है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आप कितना जानते हैं, ये ज़रूरी है कि आप जो जानते हैं उससे इस दुनिया को कितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। आपके होने से कितना फ़ायदा और लोगों को हो रहा है। दो माइंडसेट्स होते हैं। एक माइंडसेट है कि मैं इस दुनिया का किस तरीके से पूरी तरीके से मज़ा उठा सकूं, पूरा एंजॉय कर सकूं। और दूसरा माइंडसेट हो सकता है कि मेरी वजह से जो ये दुनिया है इसके अंदर जो लोग हैं किसी की भी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ सके। इसमें से एक होता है सेल्फ सेंट्रिक और दूसरा होता है आउटर सेंट्रिक, मतलब औरों के लिए भी करना। पर असल में बात कुछ और है। ये हमें बचपन में कह दिया जाता है ना कि दूसरों के प्रति आपको भाव रखना चाहिए। इससे एक्चुअली मैं मानता हूँ कि कोई भी ये बात किसी की, मतलब कोई किसी तारीफ के लिए कर सकता है, दूसरों की तमीज़, दूसरों को इज्जत दे सकता है। मे बी असल में सभी लोग जो भी करते हैं वो इसलिए काम करते हैं, मतलब असल में जो भी चीज़ें करते हैं वो खुद से ही रिलेटेड करते हैं। इसी को मैं और थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, डीप जाने वाला है। जब हम किसी व्यक्ति की इज्जत करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारी इज्जत करेगा। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि वो भी हमारी इज्जत करेगा, और हमारी जब वो इज्जत करेगा तो हमें अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, जब सामने वाला व्यक्ति होता है हम उसको इज्जत करें और ये समझे कि वो सामने वाला व्यक्ति भी तो इंसान ही है। कहते नहीं है वो भी तो एक इंसान ही है, वो उसका भी तो मेरी तरह ही मन होगा, दिल होगा, उसको भी तो वही चीज़ें, वो भी इसी दुनिया में रह रहा है, वो उसको भी यही आकाश और पानी और वो भी मिट्टी, इन सभी चीज़ों जो मुझे दिख रही है वो भी उसे दिख रही है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ कनेक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि उनको हम खुद से अलग नहीं समझते। उनको हम ऐसे समझते हैं यार ये भी तो मेरी तरह ही है ना, मेरा भाई है ना, जैसा मैं फील कर रहा हूँ ऐसे ये कर रहा है। तो हम उसको खुद के जैसा फील करने के चक्कर में उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके बारे में अच्छा सोचने लगते हैं। एक्चुअल में सोच किसके बारे में अच्छा रहे, एक सेल्फ के बारे में, मतलब जो मेरे लिए अच्छा वही मैं करूँगा। अगर सबके अच्छा करने में मेरा अच्छा हो रहा है तो मैं उसको करूँगा। जब कहते हैं कि लोग उससे तमीज़ से बोलो, और बच्चे तमीज़ से नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते?
क्योंकि उनको नहीं लगता कि उनसे उससे तमीज़ से बोलने से उनकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क भी पड़ेगा। लेकिन अगर किसी से तमीज़ में बोलने से अगर उनका फ़ायदा होता है जब बच्चों को, तो वो यार उसको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। इसी को तो कहते हैं मतलब की दुनिया, मतलब की दुनिया। असल में यार हमको ये फैक्ट स्वीकारना चाहिए कि मतलब की ही होती है दुनिया। आप भी मतलब के ही हो, मैं भी मतलब से ही काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, लेकिन वो मतलब कितना बड़ा है उस पे डिपेंड करता है। पूरा का पूरा हमारा माइंडसेट बदल जाता है। तो इसी के बाद हम आते हैं बिलीव पे, कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप विश्वास किस चीज़ पे करते हैं। आप ऐसी चीज़ पे विश्वास करते हैं जो टेम्परेरी है, या ऐसी चीज़ पे विश्वास करते हैं जो परमानेंट है। ठीक है, मैं हमेशा से सोचता हूँ कि कोई ऐसा कोर होना चाहिए, एक ऐसा बिलीफ, ऐसा रूट होनी चाहिए हमारी, जिससे सत्य अलग ना हो, जिससे जो भी हमारे आसपास की सभी चीज़ें हैं वो अलग ना हो। जब भी मैं बात करता हूँ उन चीज़ों की, जो जैसे अभी मैंने आपसे बात की, मैंने आपसे कहा कि सत्य जो है हमारे ठीक सामने है। हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से सत्य की खोज करते हैं। असल में हर व्यक्ति सत्य की खोज कर रहा है, इतना तो सिंपल है। किस तरीके का सत्य, कि क्या सही है क्या गलत है, अंतिम सत्य क्या है। मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, विकास दिव्य कीर्ति का, ये विकास दिव्य कीर्ति जी का था। उसमें उन्होंने बताया था अंतिम सत्य क्या है, और उसमें काफ़ी लोगों ने देखा और इंटरेस्ट भी शो करते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि असल में अंतिम सत्य क्या है। लेकिन असल बात तो ये है कि अंतिम सत्य क्या है ये जानने के लिए हमारे जो गुरुकुल थे, उन्होंने एक तरीके की, और जब आपने अपना माइंड को इतना क्रिटिकली अपडेट एक लेवल पर लिया है आप, कि अब आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, उस टाइम पे आपके जो गुरुकुल थे, मतलब जो हमारे गुरुकुल थे, उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने एथिक्स और मोरल की स्टोरी सुनाई। उसके बाद उन्होंने वो बिलीफ सिस्टम लाने की कोशिश की। बिलीफ सिस्टम के लिए बिलीफ सिस्टम सत्य होना चाहिए ऐसा नहीं। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम खोखले भी होते हैं, कि बस ऐसा हमने कह दिया इसलिए ये है, नहीं। वो चीज़ें, ऐसा बिलीफ सिस्टम जो सत्य हो, जो हम देख सके, जो हम कंफर्म कर सके कि हाँ ये है, ये है। तो इसके लिए वो लाए, इसके अंदर एक नई स्टेट लाए, नया लेवल लेकर आए, नई सब्जेक्ट लेकर आए, जिसको कहते हैं हम स्पिरिचुअलिज्म। भारत के अंदर स्पिरिचुअल का मतलब ही कुछ और है, जो बाहर की दुनिया स्पिरिचुअल का मतलब समझती है। इसके ऊपर पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन ये मेरा पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने समझाया कि बच्चे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को अपडेट किस तरीके से करते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि यार ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन का क्या मतलब है, इस पूरी यूनिवर्स का सत्य क्या है, जो आज तक आ, मतलब एक ऐसा सत्य है जो शायद नहीं पता, बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज के ज़माने में, क्योंकि इंटरनेट का माध्यम है, इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से अवेलेबल हो जाती है, तो हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं उन चीज़ों को, उन रहस्यों को पढ़ सकते हैं बहुत ईजिली, कि सत्य क्या है, अपने उस इंटेलेक्चुअल से। मैंने हमेशा कहा कि इंटेलेक्चुअल इसलिए मैंने डेवलप करवाया, ताकि आप ये जान सको कि सामने वाला जो कह रहा है उस पर आपका जो माइंड है वो ऐसा माइंड होना चाहिए, इंक्वायरी करने वाला माइंड। ये कब होगा इंक्वायरी करने वाला माइंड, जब आपका क्रिटिकल थिंकिंग होगी, जब आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग होगी, जब आप किसी पर भी बस ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेंगे। हाँ, आप चीज़ों को मानेंगे नहीं, आप चीज़ों को जानेंगे और कहेंगे कि हाँ ये मुझे पता है और ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैं मानता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है लेकिन मैं मानता हूँ, नहीं। आप कहेंगे कि मैं सत्य के बारे में नहीं जानता, या मैं सत्य के बारे में जानता हूँ। अगर सत्य के अंदर जो भी चीज़ कही जा रही है, कोई कहता है कि ये जो यूनिवर्स है ये इस चीज़ से बना हुआ है, तो एक्सप्लेन करो, प्रूफ करो। हर चीज़ लॉजिकली हम पूछते हैं, जानते हैं। इसी चीज़ को जो हमारे गुरुकुल के लोग थे वो किस तरीके से समझाते हैं, उसको हम पार्ट 2 में समझेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ी सी स्टडी करें इसके बारे में,
बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स है जहां आप उनसे सीख सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया। ऐसे टूल्स से आप अपनी लर्निंग को सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनके अंदर कितनी नॉलेज है। जिस एनवायरनमेंट में हम हुए हैं उस टाइम पे ऐसे टूल्स नहीं थे, उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे यार। और हम सोचते थे कि हाँ बस यही है जो हमने पढ़ लिया है। मैं कह रहा हूँ कि हम तो फिर भी एक अच्छी जनरेशन का हूँ मैं, मतलब मैं, मेरी उम्र अभी 18-19 साल है, लेकिन जो लोग 30-35 साल के हो गए, जो अपडेट ही नहीं हुए थे, मतलब उन लोगों को बहुत मुश्किल होगा ऐसे टूल्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि भाई देखो ना, आप, जो हमारे जो बड़े हैं 30-35 साल के हैं, उन्होंने वो चीज़ें देखी, उनकी ज़िंदगी में जो थी वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज ऑनलाइन हमारे पास यूट्यूब पर, गूगल पर इतनी इन्फॉर्मेशन है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तरह तरह के नए नए लोग आ रहे हैं जो नए नए चैनल्स बना रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारी जितनी भी किताबें हैं, अब एक नए लेवल की एडवांसमेंट आ चुकी है जिसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके पास दुनिया भर का ज्ञान है, बस इससे जानना है हमें, जो हमारे काम का है ये हमें ज़रूर देता है इस ज्ञान को। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप पार्ट 2 आने से पहले ये चीज़ें जानें कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या होती है, इस ब्रह्मांड का सत्य क्या है, और उसके बाद हम पार्ट 2 में यही जानेंगे कि इस ब्रह्मांड का सत्य क्या है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं। तो बाय बाय, सी यू, पार्ट 2।